हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथी। जैसा कि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सीआईएल का नॉन एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन एग्जीक्यूटिव में हो जाए, इसके लिए जल्द ही एग्जाम होने वाला है और उसके लिए पिछले साल जो सिलेबस आई थी वो हमारे पास अवेलेबल है। अभी वर्तमान में सिलेबस आउट नहीं हुई है, जल्दी ही जैसे ही पेपर की अनाउंसमेंट होगी वैसे ही नया सिलेबस आपको मिलेगा। बट एज आई नो, टाइम इज मनी, तो वक्त की कदर करें और तैयारी अभी से करें। आपके पास पुराना सिलेबस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हमारे पास सिलेबस हैं और हम उसी से तैयारी करेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी फ्रेंड्स मेरे सीआईएल में एज मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करना चाहते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में, तो उनके लिए आप चेक कर सकते हैं सीआईएल की वेबसाइट पे वैकेंसीज आई हुई हैं और उनका डिटेल आपको सीआईएल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा या फिर जल्दी ही उनके बारे में पोस्ट मैं अपलोड करूंगा, आप चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था, हम पहले पेपर 1 की तैयारी करेंगे, जो कि सारे स्ट्रीम्स के लिए सिविल, ईएनएम, माइनिंग, पर्सनल लॉ, सेक्रेटरियल सभी के लिए कॉमन होगा पेपर 1। तो हम पहले उसको देखेंगे। उसमें भी सेक्शन 1 को मैं नहीं टच करूंगा क्योंकि ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और इसमें जो भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, मोशन, वॉल्यूम, जो भी ये सेक्शन 1 का पार्ट है, ये आपको क्लास 10th तक के लेवल का मिलेगा। तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे लगता है। बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जिनके बारे में जानकारी आपको कॉमनली अवेलेबल नहीं होगी, हम वो पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 2 की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, फिनांस एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ऑफ सीआईएल। तो उसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है सीआईएल, यानी कोल इंडिया लिमिटेड। तो शुरुआत से जानते हैं, समझते हैं सीआईएल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, तो ये कंपनी कोल से रिलेटेड है, कोयले से रिलेटेड है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जो इन टॉपिक्स में पूछा गया है उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे ब्रीफ इन पॉइंट्स अबाउट कोल इंडस्ट्री इन इंडिया, अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑन द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया। रेट्रोस्पेक्ट क्या है? रेट्रोस्पेक्ट यानी लुकिंग बैकवर्ड, रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट। पूर्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से कोल इंडिया आया, सब कुछ हम देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोल इंडिया यानी कि इसका बेस है कोल, तो इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे हम एक नजर डालते हैं। अर्ली बिगिनिंग्स, इसकी पहली शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रेंड्स, कोल माइनिंग जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ 18वीं शताब्दी में, जब कोयले की खोज हुई। और कहाँ ये सबसे पहले मिला? रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है हमारा? रानीगंज है बंगाल स्टेट में। 18वीं शताब्दी में, साल 1774 में, किसके द्वारा? जॉन समर और स्वीटोनियस ग्रैंट हिटली। वे कौन थे? तो वे अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी वही अंग्रेज जिन्होंने भारत पे शासन किया। तो कोल की जरूरत कहाँ आन पड़ी? क्यों खोजा गया कोल? तो जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले जब देश में इंडस्ट्रीज बननी चालू हुई, रेलवेज आई, स्टीम इंजन आए, उस समय इनिशियली रिक्वायरमेंट हुई कोल की, कोयले की। तो जो उस समय की सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने अपने यहां से जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानकारी रखते हो ऐसे लोगों को बुलाया और इस काम पे लगाया कि भाई चलो ढूंढो भारत में कोयला कहाँ है। तो ऐसे दो महानुभाव, मिस्टर जॉन समर एंड ग्रैंट हिटली जो हैं, उन्होंने खोज निकाला कोयला सन 1774 में। कहा? रानीगंज में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ओके, द ग्रोथ ऑफ कोल इंडस्ट्री वॉज इनिशियली स्लो बट it accelerated in mid 19th century due to increasing demand from the railways and the jute industry। तो शुरुआत में कोयले का जो प्रोडक्शन था वो उतना ज्यादा नहीं था। तो पहले कोयले की मांग जो है उतनी ज्यादा नहीं थी 19th सेंचुरी से पहले। खोजा हालांकि गया था ये 1774 में, बट 19th सेंचुरी तक उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, किसी प्रकार के उद्योग धंधे और उतनी विकसित रूप में रेलगाड़ियों का प्रसार नहीं हुआ था देश में। तो जब 1900 में इंडस्ट्रीज आई, जैसे जूट इंडस्ट्रीज, रेलवेज, तो इनके साथ कोयले की जो डिमांड है वो भी बढ़ी। तो उसका प्रोडक्शन जो है तेजी से हो, उस पे जोर दिया जाने लगा और बहुत से लोग उसमें कूद पड़े।
कौन कौन थे वो लोग, क्या वो अंग्रेजी शासन के लोग थे, क्या वो प्राइवेट बॉडीज थी, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस इराक की बात करते हैं हम। कोयले का उत्पादन कैसा चल रहा था, क्या स्थिति थी? बाय द अर्ली 20th century इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ कोल प्राइमरीली फ्रॉम ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स इन बंगाल एंड बिहार। 20वीं शताब्दी तक काम चलाऊ लगभग जितना चाहिए था उतनी मात्रा में कोल प्रोडक्शन हो जाता था ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से, बंगाल में और बिहार से। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, जितना जो है मिल जाता था उतना जो है चल जाता था, क्योंकि उतनी ज्यादा डिमांड तो बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी वैसी डिमांड नहीं थी जैसे भविष्य में होने वाली थी, जैसे आज के समय पे है। क्यों नहीं थी? क्योंकि द इंडस्ट्री वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्केल अनऑर्गेनाइज्ड माइंस विद पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो भाई उस टाइम जो इंडस्ट्रीज थी वो छोटे छोटे लेवल पे चल रही थी। बिहार में कोई चला रहा है, कोई बंगाल में चला रहा है, कहीं यूपी में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज है उधर जा रही हैं, कहीं महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत जरूरत है कोयला उधर जा रहा है। तो जितना प्रोडक्शन हो रहा था लंपसम कंज्यूम इधर उधर हो जा रहा था, चल जा रहा था, उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी और उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था। सारा कोल सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड था, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, लो प्रोडक्टिविटी थी। अब उनको कैसे भी माहौल में काम कराया जा रहा है और हाथ छेनी फावड़ों से वो कोयले निकाल रहे हैं। भाई उनके पास आज जैसी एडवांस्ड मशीनरी तो थी नहीं, और पुअर वर्किंग कंडीशंस कैसी थी? तो आपने वो मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वसेपुर का पार्ट फर्स्ट, तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने देखी होगी उन्होंने वो सीन देखा होगा, कैसे जब उसमें एक कैरेक्टर जो होता है रणधीर सिंह, उनके पास जब माइंस आती हैं वो वर्कर्स को एक टाइम के लिए एंट्री करवा देते हैं और दरवाजा जो है बंद करवा देते हैं। वहाँ बड़े बड़े बाउंसर्स टाइप जैसे लोग आज होते हैं वैसे उनको खड़ा कर देते हैं कि आप इतने टाइम तक मजदूरी करोगे, अंदर से कोयला निकाल के दोगे, एक डेफिनेट टाइम के बाद ही हम आपको अलाउ करेंगे बाहर आना। तो ऐसा कुछ कंडीशन हुआ करता था उस टाइम। अब देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनलाइजेशन, जब देश आजाद हुआ, जब नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए कोल इंडस्ट्री में। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस द कोल इंडस्ट्री फेस्ड सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग फ्रेगमेंटेड ओनरशिप, लो प्रोडक्टिविटी एंड लेबर डिस्प्यूट्स। जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था गैंग्स ऑफ वसेपुर की, वो अराउंड इसी टाइम को दिखाती है। गैंग्स ऑफ वसेपुर काफी अच्छी मूवी है, मैंने कई बार पहले देखी है, आज से 10 साल पहले लगभग वो आई थी, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। तो उसमें दिखाया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनलाइजेशन होने के बाद कैसे कैसे होता है। फ्रैगमेंटेड ओनरशिप यानी बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो थे, जैसे मैंने बताया जमींदार टाइप लोग, वो ऑनर बन गए थे। जिसके पास पैसा उसने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके माइंस ले ली और चला रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस की ऐसी तैसी हो रही है, 8 घंटे वर्किंग कंडीशन होती है जहां, वहां वो 14 घंटे 16 घंटे लगातार लोगों से काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे पड़े हैं, न उनको प्रॉपर वेज मिल रहा है, न जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी मिल रही है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मतलब फुल रूप से शोषण हो रहा था। लोग लगे हुए थे, बावजूद इसके प्रोडक्टिविटी कम थी और लेबर डिस्प्यूट्स ज्यादा थे। प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी? ऑब्वियसली क्योंकि आजादी तो मिल गई थी, देश आजाद हो गया था, बट स्टिल अभी भी हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी, वैसे इक्विपमेंट्स नहीं थे जो आज हैं, जिनसे हम हर साल नए नए कीर्तिमान, हर साल नए नए माइलस्टोन्स अचीव करते हैं प्रोडक्शन के। वो कुछ नहीं था वैसा। सारा कुछ कैसा था? बस मैनुअली चलता था। आपको पता है यहाँ पे कोयला है, खोदे जा रहे हैं, लेबर्स को, वर्कर्स को लगा दिया और बस जितना हो सके निकाल रहे हैं। तो उसका एक ड्रॉबैक था, जो आपके ऊपर लेवल के हैं आप उन्हीं को एक साथ एक बार में निकाल सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। अब जो डीप हैं उन तक आप पहुंच नहीं सकते हैं, संभव नहीं है जस्ट बाय मैनुअल वर्किंग। और लेबर डिस्प्यूट्स तो भाई होंगे ही। मैंने जैसे बताया वर्किंग कंडीशंस बुरे थे, बच्चों से आप मेहनत करवा रहे हैं, बुजुर्गों से करवा रहे हैं, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कब आपको जाना है, कब आना है, वर्कलोड बहुत ज्यादा, वर्क के एवज में पेमेंट बहुत कम। तो ये सारी समस्याएं उस टाइम थी। टू एड्रेस दिस इश्यूज द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द कोल इंडस्ट्री इन 2 phases, 1971 और 1973। ये जो सारी परेशानियां चल रही थी, इनसे निपटने के लिए सरकार ने बोला भाई चलो कोल इंडस्ट्रीज तो चलती रहेंगी, पावर तो हमें चाहिए ही। उन्होंने देखा लोगों का कैसा शोषण हो रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं मिल पा रहा है, और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए पावर की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडस्ट्रीज को चलाना है और देश का विकास करना, उसके लिए हमें अभी कोयले की जरूरत है। क्योंकि उस टाइम तो हम ये नहीं देख रहे थे कि हमारे पास ये रिन्यूएबल सोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, धुआं हो रहा है, धूल
हो रहा, प्रदूषण हो रहा, भाई उस टाइम देश की स्थिति बहुत डामाडोल थी। तो हमें किसी भी तरह से प्रोडक्शन चाहिए था, हमें किसी भी तरह से एनर्जी चाहिए थी, हमें किसी भी तरह से देश का डेवलपमेंट करना था। तो सरकार ने बोला चलो इससे जो है नेशनलाइज करते हैं, और ये 2 फेजेस में हुआ 1971 से 1973 के बीच, लीडिंग द क्रिएशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। और इसी के साथ ही CIL अस्तित्व में आया 1975, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर बना। तो फ्रेंड्स, देखा हमने क्या कुछ हुआ आजादी से पहले जब कोयला मिला, क्या क्या समस्याएं थी, और आजादी के बाद क्या हालात थे वो हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि कोल सेक्टर का कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसमें मॉडर्नाइजेशन आई। तो एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ। पोस्ट नेशनलाइजेशन देयर वाज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्नाइजिंग द कोल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मैकेनाइजेशन ऑफ माइंस, इम्प्रूव्ड सेफ्टी मेजर्स एंड बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नेशनलाइजेशन के बाद, आजादी के बाद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है गया, पैसे लगे सरकार के मॉडर्नाइजेशन करने में कोल इंडस्ट्री का। बाहर से जो लेटेस्ट मशीन्स अवेलेबल थी कोल इंडस्ट्रीज में, उनको प्रोक्योर किया गया, उनको लगाया गया। सेफ्टी मेजर्स जो थे उनको ध्यान दिया गया ताकि वर्क करते हुए वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेफ हों, और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लाया गया। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यानी कि लॉज के अकॉर्डिंग टाइमली वर्क, ओवर टाइम की सुविधा, बेटर पे, स्किलफुल वर्कर्स को रेडी करना, ट्रेनिंग और अन्य तरीकों से। तो ये सारी चीजें जो हैं मॉडर्नाइजेशन के तौर पे कोल इंडिया में अपनाई गई, और इसी के साथ ही कोल इंडिया जो है एक क्रूशियल रोल निभाया कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और देश की जो डिमांड्स थी एनर्जी सेक्टर से उस तक पहुंचने के लिए, उतना जो है कोल प्रोडक्शन देने के लिए CIL ने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाए। कोल प्रोडक्शन कैसा हुआ, तो 1774 से जब फर्स्ट टाइम कोयला मिला तब से अब तक आते आते इंडिया जो है दुनिया में, जी हां दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, जिसका की एनुअल प्रोडक्शन 700 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अब इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, तो फर्स्ट कौन है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिनका जवाब सही होगा मैं उनके कमेंट्स को हार्ट दूंगा। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन कहां होता है, तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, कोल के प्रोडक्शन के साथ क्या चेंज आया, कोल के प्रोडक्शन के साथ हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होने लगी, और हमारा मेन एनर्जी का जो सोर्स था वो कोल बन गया। कोल रिमेन्स अ क्रिटिकल एनर्जी सोर्स इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 55 to 60% ऑफ कंट्रीज टोटल एनर्जी कंजम्पशन। हमारे देश में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका 55 से 60% जो है वो कोल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। जो पावर प्लांट्स हैं जहां पे कोल के थ्रू प्रोडक्शन होती है, उनका रोल बहुत ज्यादा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में कोल के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने सुना होगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके भी बहुत से यूनिट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। ये मेजर रोल निभाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोयले की सहायता से। तो इस तरह से कोयले का आधार बना के देश ने बहुत ज्यादा विकास किया और अभी भी कर रहा है। अभी भी 55 to 60% जो है एनर्जी नीड्स जो है वो कोल के थ्रू पूरी होती है। अब इतना होने के बाद चैलेंजेस और इश्यूज क्या हैं, तो चैलेंजेस और इश्यूज तो कई सारे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। तो पॉजिटिव साइड तो यही है कि आप देख रहे हैं हमें ऊर्जा मिल रही है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड भी है, इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स हैं, सेफ्टी हेल्थ इश्यूज है और कुछ पॉलिसी चैलेंजेस हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, द कोल इंडस्ट्री हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो जहां भी पावर प्लांट लगता है और कोयले की जरूरत होती है, कोयले को नीड को पूरा करने के लिए हम माइनिंग का सहारा लेते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग, आपको पता होगा अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होता है, तो ऊपर की सतह पे उतना डिवास्टेशन नहीं होता है, उतनी सारी समस्याएं नहीं आती हैं। हालांकि अंडरग्राउंड माइनिंग के अलग ही निगेटिव पॉइंट्स हैं, बट
कोल माइनिंग में जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है उसमें आपने देखा होगा ये माइंस बनाने के लिए, देखिए ये माइंस जो है हजारों हजार एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको कोई दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखेगा। इतने पेड़ पौधों को काटा जाता है, लोगों को वहां से हटाया जाता है और इतने पेड़ कम हुए, मतलब इतना आपको ग्रीन कवर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन पेड़ों से जो मिलता है, हरियाली जो मिलती है, पानी का जो रिटेंशन होता है पेड़ों के थ्रू, वो नहीं मिल रहा है। साथ ही एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एयर पोल्यूशन के साथ वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन कैसे? जो कोल वॉशरीज होती हैं उनके थ्रू जो खदानों से पानी निकलता है वो नॉर्मल जल स्रोतों में जाकर उन्हें पोल्यूटेड करता है। और ये जो पावर प्लांट्स हैं जिनके थ्रू पावर प्रोड्यूस होता है, ये कोयले को जलाती हैं तो इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस होता है जिनके थ्रू इन्वायरमेंट में दिन ब दिन टेम्परेचर जो है इंक्रीज होते जा रहा है। और भी इसके बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर हैव बीन इंक्रीजिंग calls for cleaner and more sustainable energy sources to mitigate climate change। इन सभी समस्याओं से निपटान के लिए सरकार किसी साफ सुथरी ऊर्जा दे सके ऐसे ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी की जो डिमांड है, पावर तो हमें लगातार चाहिए ही रहेगी, चाहे उससे पॉल्यूशन हो, किसी का शोषण हो। देश को विकास करना है, उसका एकमात्र रास्ता है देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो सरकार चाहती है ये कोल से ना होके अन्य सोर्सेज से, अन्य रिन्यूएबल सोर्सेज से हो, जिसमें क्या जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इनकी तरफ शिफ्ट करना चाहती है सरकार। क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो हमने देखे ही, इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज भी कोयले को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है उसमें होती है। क्या? Despite improvement, the coal mining industry continues to grapple with safety and health issues, including mining accidents, respiratory diseases, and inadequate safety measures। बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भी माइंस में एक्सीडेंट होते रहते हैं। लगातार जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे निगेटिव इश्यूज आते हैं। उनको लगातार वैसे माहौल में जब वो रहते हैं और उनके फेफड़ों में कोल डस्ट जाता है तो लगातार कोयला जो है वो उसके फाइन पार्टिकल्स उनके लंग्स में जाके सेटल होते हैं और उनको बहुत बीमार करते हैं। ऐसी एक बीमारी है CWP कहते हैं, आमतौर पे ये कोल वर्कर्स को होती है। CWP कोल वर्कर्स न्यूमोकोनोसिस एक ऐसी बीमारी का नाम है, CWP कोल वर्कर्स न्यूमोकोनोसिस। ये लगातार उन वर्कर्स को होती है जो कोल डस्ट से एक्सपोज में होते हैं। ये लंग्स की बीमारी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, लगातार कफ बनता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जितनी भी सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, जितनी भी एडवांसमेंट हो जाए, ये तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते रहते हैं। और क्या इश्यूज आते हैं? अब सरकार एक तरफ जो है उसे एनर्जी चाहिए, एक तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। तो जो पर्यावरण के लिए संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो कोल से एनर्जी बनाती हैं उन कंपनीज पे, उन संस्थाओं पे बहुत ज्यादा दबाव होता है। द इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव रेगुलेशंस एम्ड एट इंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वर्कर सेफ्टी एंड फेयर प्रैक्टिसेस। इन नियमों के बोझ तले कोल सेक्टर काम चलाता है, उस पे दबाव होता है पर्यावरण का बैलेंस बराबर बना के रखे, ऊर्जा डिमांड को पूरा करने के लिए अंधानुकरण में ना लग जाए संस्थाएं। बस आप कोयले का खनन कर रहे हैं, प्रकृति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाइमली एक तरफ से आप कोयले का माइनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेड़ लगाएं। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पेड़ आपको थोड़े से सुंदर नहीं लगेंगे, बट भावनाओं को समझिए। तो कोल सेक्टर पे नियमित रूप से प्रेशर होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, वर्कर सेफ्टी का। अब जैसे कि मैंने बताया, आप जितने भी नियम बना लें, वर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जान माल को खतरे में रख के ही काम करते हैं, क्योंकि आप जितनी भी सेफ्टी कर लें, कहीं ना कहीं लूप होल अगर आता है या कंपनी की मिस्टेक, कंपनी की तरफ से कोई गलती होती है या वर्कर की तरफ से कोई गलती होती है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो एक्सीडेंट ही होता है। जैसे कि अभी रिसेंट में आपने कोल इंडिया में सुना होगा, 2024 में इस साल की बारिश में CIL के NCL सब्सिडरी में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी, जिनमें बारिश के दौरान जो पानी था अचानक से कहीं से आ गया और कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो इसके चपेट में आ गए। अचानक से बहुत तेज से बहाव आया और गाड़ी को बहा के लेकर चला गया। हालांकि इसमें किसी व्यक्ति की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन बहुत बुरी तरह से गाड़ी बहुत दूर तक गई थी। और दूसरी घटना छत्तीसगढ़ में माइंस की थी, वहां पे एक अधिकारी की मृत्यु सेम तरह से हुई थी। वहां भी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और पानी जो है
कुछ लोगों को बहा के ले गया, जिसमें एक दो लोग बच गए और एक अधिकारी जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे जो है सिचुएशन क्रिएट होते हैं। आप हर तरफ से अपने तरफ से सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से चूक होती है अगर, तो वो जान पे बनाती है। ऐसे सिचुएशंस का सामना भी एम्प्लॉय को, वर्कर्स को करना पड़ता है। तो पॉलिसी की बात कर रहे थे हम, तो पॉलिसीज जो हैं उनके साथ कोल संस्थाओं को, जैसे सीआईएल है, सीआईएल जैसी बॉडीज को और क्या दिक्कत हो सकती है, तो पॉलिसीज जो नई लाई जा रही है उनमें इंकरेज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को। अब लगता है लोगों की सरकारी जो कंपनियां हैं उनसे उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कोल सेक्टर्स को जो है कुछ सरकारी हाथों में रख के बाकी अदानी और ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए, वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से, ज्यादा अच्छी तरीके से माइंस चला सकेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का भी चैलेंज जो है कोल इंडिया को सामना करना पड़ रहा है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं रिसेंट में सीआईएल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट बनते हैं, क्या क्या सीआईएल के साथ होगा। तो जिस तरह से कंपनी चल रही है और जिस तरह से मांग उठ रही है और ज्यादा प्रोडक्शन की, आने वाले दिनों में सीआईएल के टक्कर में और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनका ग्रोथ साथ ही साथ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कोल सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने प्राइवेट बॉडीज को एलोकेट कर दिया है, जैसे मैंने बात की थी अदानी, अंबानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि एनर्जी की डिमांड जो है तेजी से बढ़ रही है और प्राइवेट बॉडीज और गवर्नमेंट बॉडीज मिलकर जो है होड़ में लगे हैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की डिमांड को पूरी की जा सके। और एज पर थिंकिंग ऑब्वियसली ये सोच है लोगों की कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा बेटर वे में यूटिलाइज कर सकती है प्राइवेट बॉडीज एज कंपेयर टू हमारी सीआईएल। तो रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या फ्यूचर में हो रहा है, होगा, वो देखते हैं। अगला पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियल माइनिंग। इन रिसेंट ईयर्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू ओपन द कोल सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज एंड अलाउ कमर्शियल माइनिंग टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड इफिशियंसी। उनका मानना है कि उससे कमर्शियल माइनिंग से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और इफिशियंसी बढ़ेगी, एक दूसरे से लोग कॉम्पीट करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छी तरीके से। इसका इफेक्ट मजदूर वर्ग पे क्या पड़ेगा? नो डाउट प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, इसका इफेक्ट मजदूर वर्ग पे क्या होगा आप अपने हिसाब से सोच के मुझे कमेंट में बताएं। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्शन बेस्ड एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स एम्स टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड बूस्ट प्रोडक्शन। तो कोल ब्लॉक्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग क्षेत्र में जो है उनको सीधे उठा के नहीं दिया जाता है किसी को, उनको ऑक्शन किया जाता है। जैसे इतना एरिया हम ऑक्शन कर रहे हैं, अब इसके लिए जो कंपनी ज्यादा बोली लगाएगी उसके हाथों में ये स्पेसिफिक कोल ब्लॉक जाएगा, इसके लिए अलग होगा। तो ये जो है सबके सामने होता है, मतलब ओपनली होता है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। हालांकि रिसेंट टाइम्स में सुनने में आता है गवर्नमेंट एक तरफा डिसीजन लेके एक कंपनी है जिसको ज्यादा प्रिफर करती है, आप समझ गए होंगे। खैर आगे देखते हैं। फोकस ऑन clean coal technologies. Efforts are being made to adopt clean coal technologies such as coal beneficiation, carbon capture and storage, and the use of coal gasification to reduce the environmental effect. तो आने वाले समय में clean coal technologies का यूज करके ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पादन की ओर कंपनी बढ़ना चाह रही है। इसके लिए बहुत सारे नए टेक्निक्स कंपनी यूज कर रही है, जैसे कोल बेनिफिकेशन, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज और कोल गैसिफिकेशन टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कोल गैसिफिकेशन एक तरह से प्रोसेस होता है जिसमें कोल को जो है एक सिंथेटिक गैस में बदल देते हैं, जिसको कि साइन गैस कह सकते हैं, जो कि एक मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन, मीथेन और वाटर वेपर, इन सबको मिला के एक सिंथेटिक गैस बनती है जिसको कि स्टोर किया जा सकता है, एज रिक्वायरमेंट उसे यूज किया जा सकता है। और इनके प्लांट्स जो है अंडरग्राउंड सेट किए जाते हैं कई बार। तो चाहती है कंपनी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लिया जा सके और इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट ना पहुंचे। अगला है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि आपको पता है कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। नॉन रिन्यूएबल सोर्स यानी जिसे दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जिसे दोबारा बनने में ऑब्वियसली आपको पता है करोड़ों साल लग जाते हैं, तो दोबारा से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया, दोबारा इसे बनने में करोड़ों साल लगेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है जो कि फिजिबल नहीं है हमारे लिए दोबारा कोल प्राप्त करना। तो अब जो है ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधनों पे कंपनी चाह रही है मूव ऑन करना, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस है। रिन्यूएबल सोर्स क्या है? हवा से एनर्जी प्राप्त करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना, सोलर से एनर्जी प्राप्त करना। ये क्या है? इनसे लगातार एनर्जी मिलती रहेगी, उनका जो है फिर से वो बनते रहते हैं, फिर से एनर्जी लगातार उनसे मिलती रहती है। हालांकि कोल से जो एनर्जी मिलती है वो एक अलग सोर्स है, इनसे जो एनर्जी मिलती है वो
अलग चीज है। इनसे जो एनर्जी मिलती है उसमें ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। और आपने रिसेंट में पढ़ा भी होगा, कोल इंडिया ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में जगह जगह पर सोलर पैनल्स बिठाए हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो चाहती है सरकार ट्रांजिशन करना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। While coal remains a dominant energy source, India is also investing heavily in renewable energy, aiming to diversify its energy mix and reduce dependence on coal। चाहती है कि अब जो है कोयले पे हमारी निर्भरता जो है कम हो। द गवर्नमेंट हैज सेट एम्बिशियस टारगेट्स फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट चाहती है सोलर और विंड एनर्जी पे जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस हो और इन कोयले के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है वो कम हो, क्योंकि आपको पता है इनसे जो है माइंस के लिए बहुत ज्यादा पेड़ हटाने पड़ते हैं, लोगों को हटाना पड़ता है। एक अपने आप में ये खर्चीला प्लस इन्वायरमेंट को निगेटिव इंपैक्ट करने वाला प्रोसेस है। तो इसकी जगह सरकार क्या चाहती है, हम विंड टर्बाइंस लगाएं जो कि घूमते रहेंगे, पवन चक्कियां, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होता रहेगा। इनको लगाने का एक बार खर्चा आता है, इनमें बार बार खर्चा भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है। 24 आवर्स ये चलते रहेंगे, हवा चलती रहेगी, प्रोडक्शन होता रहेगा एनर्जी का। और आपको पता है सोलर पैनल्स फिक्स कर देगी कंपनी, जब तक सूरज चांद रहेगा एनर्जी की जो जरूरत होगी वो सारी इन टेक्निक्स से वो मिलती रहेगी। कुल मिला के यही है, कोल इंडिया जो है इस तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो हमने टोटल क्या पढ़ा उसकी समरी देखते हैं। हिस्टोरिकल ग्रोथ हमने देखा कि पहले जो है बिगिनिंग से नेशनलाइजेशन तक एक्सपेंशन कैसे हुआ कोल इंडिया के अंदर, कब कोयले की खोज हुई, किसके द्वारा हुई, फिर कैसे कैसे उसकी डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ा, क्या चैलेंजेस आए, क्या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रही, कैसे ग्रोथ के लिए कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया, चैलेंजेस क्या आए, इन्वायरमेंटल सेफ्टी इश्यूज और रेगुलेटरी हर्डल्स क्या हुए, और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या रहे। प्राइवेटाइजेशन की तरफ फ्यूचर में जा रहा है कोल इंडिया, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहता है और ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे मूव ऑन कर रहा है कहां, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। ओके, द कोल इंडस्ट्री हैज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट इट फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एज द कंट्री मूव्स टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। तो जो कोल इंडिया है, CIL जो है हमारा, वो हमारा मुख्य स्तंभ रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मगर धीरे धीरे जो है हम इससे अपनी डिपेंडेंसी हटा रहे हैं और जो फिजिबल रिसोर्सेज है, मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के जो स्टेप्स हैं वो हम उठा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है CIL में कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है और आने वाले जनरेशन के लिए हम एक धूल भरा, पोल्यूशन भरा और ग्लोबल वार्मिंग के साथ ऐसे दुनिया को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा देखा कोल इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसका इतिहास रेट्रोस्पेक्ट में। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। हालांकि हमने एक ब्रीफ में पढ़ा कि कोल इंडिया का हिस्ट्री क्या रहा, कैसे वो नेशनलाइजेशन की तरफ मूव की, और इसे विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जरूरतमंद फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। अपने कमेंट्स, क्वेरीज हमसे शेयर कीजिए, आपको क्या चाहिए और डीप में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं सारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूं और थोड़ा सा टाइम का अभाव होने के कारण हो सकता है मैं आपको देर से वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं, लेकिन कराऊंगा जरूर, इसकी 100% श्योरिटी है। तो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।